हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के दारोगा मुख्य परीक्षा क्वेश्चन गाइड के सेट नंबर 15 के साथ सेट नंबर 15 में जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 15 के जनरल स्टडीज के क्वेश्चन। तो सेट नंबर 15 में जनरल स्टडीज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? तो सुल्तानों की राजभाषा यानी मध्यकाल में भारत में सुल्तानों की राजभाषा, दिल्ली सल्तनत से ऐसे बादशाह हो जाता है मुगल में, लेकिन उसको भी रखें तो सुल्तानों की राजभाषा जो थी वो फारसी। सुल्तानों की राजभाषा फारसी। तो पहला का आंसर होगा ए, सुल्तानों की राजभाषा फारसी। तो पहला का ए। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यहां पर डी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है CaSO4 हाफ H2O। कहीं कहीं क्या करता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CaSO4 ट्वाइस 2 और H2O, तो ये भी हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 होल ट्वाइस 2 H2O, तो ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये हमारे ऑप्शन डी में है। तो दूसरा का आंसर डी। तो पहला का ये, दूसरा का आंसर डी। और तीसरा क्वेश्चन है, हेमिस गोप्पा नामक मठ कहां स्थित है? यह बौद्ध मठ है और लद्दाख में। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहां स्थित है? तो ये लद्दाख में है और बौद्ध मठ। तो हेमिस गोम्पा नामक मठ कहां है? लद्दाख में। तो तीसरा का आंसर लद्दाख, और लद्दाख ए ऑप्शन पर है, तो तीसरा का आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहां स्थित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहां स्थित है? रामपुर, कानपुर, जौनपुर, दिल्ली। तो ये सब उत्तर प्रदेश का ही, दिल्ली को छोड़कर सब उत्तर प्रदेश का ही जगह है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में है, जो उत्तर प्रदेश का जगह है रामपुर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में है। तो चौथा का आंसर ए, रामपुर। और पांचवा क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य क्या स्थित है? विंध्य पर्वत है कि राजमहल पहाड़ी है कि अरावली पहाड़ी है कि सतपुड़ा श्रेणी है? तो सतपुड़ा श्रेणी। तो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, जो पूरब से चलते हुए पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में। तो ये दो ही है, नर्मदा और ताप्ती। और प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियां पश्चिम से पूरब की ओर चलते हुए बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें नर्मदा और ताप्ती में ये नर्मदा है और उसके नीचे ताप्ती, और यहां पर सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी ये बीच में। तो यहां पर यही पूछ रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है, तो सतपुड़ा श्रेणी। तो पांचवा का आंसर सी। फिर छठा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा का आंसर सी हुआ। और छठा नंबर क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को, अंडमान और निकोबार को पृथक करने वाला 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। तो छठा का आंसर ए हुआ। और नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन है,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च केंद्र, इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च केंद्र कहां पर है? थुम्बा में है, श्रीहरिकोटा, बंगलुरु, तिरुवनंतपुरम में। तो श्रीहरिकोटा, तो श्रीहरिकोटा में इस केंद्र को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं, श्रीहरिकोटा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च केंद्र कहां है? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो सातवां का आंसर बी, सातवां का आंसर बी श्रीहरिकोटा। और 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। तो 8 का आंसर 12 जून, और 12 जून आपका है बी ऑप्शन पर, तो 8 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी क्वेश्चन है विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? तो 30 वर्ष। और जो भी विधायिका के सदन है, विधानसभा, प्रांतीय विधायिका या प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रथम सदन को विधानसभा कहते हैं, या निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं, तो वहां न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और विधान परिषद प्रांतीय विधायिका यानी राज्य विधानमंडल का उच्च सदन या द्वितीय सदन है, इसलिए वहां पर न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ठीक उसी तरह से संसद के प्रथम सदन या निम्न सदन अर्थात लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, और राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन, उसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। यहाँ क्वेश्चन है विधान परिषद के चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। और 10वां नंबर क्वेश्चन है, अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां किया गया था? तो राजगृह में। तो क्वेश्चन यहां पर यह हुआ कि प्रथम बौद्ध संगति कहां पर? राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक कौन? अजात शत्रु। प्रथम बौद्ध संगति कब? 483 ईसा पूर्व में। तो अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां किया गया था? तो राजगृह। तो 10वां का आंसर हम लोग का डी हुआ, 9वां का आंसर ए हुआ, 10वां का आंसर डी हुआ। 9 का आंसर ए हुआ, 10 का आंसर डी हुआ, 9 का आंसर हुआ 30 वर्ष, और 10 का आंसर हुआ राजगृह। तो 9 का आंसर ए, और 10 का आंसर डी राजगृह। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों का शासन रहा। दिल्ली सल्तनत 5 वंशों के शासन को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। 5 वंशों के शासन काल को सम्मिलित रूप से दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी, और दिल्ली सल्तनत टाइटल के तहत जो 5 वंश आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का पहला शासक गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके गुलाम वंश के अंतिम शासक को रिप्लेस करके खिलजी आता है। तो खिलजी वंश का पहला शासक कौन, ये हम लोग का क्वेश्चन है। खिलजी वंश का पहला शासक कौन? तो जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी, और वो ऑप्शन डी पर है। तो 11 का आंसर डी। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, तो 11 का आंसर डी जलालुद्दीन खिलजी। 11 का आंसर डी जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है।
सिंधु घाटी लिपि का सूचना, सिंधु घाटी लिपि, सिंधु घाटी से संबंधित जो स्क्रिप्ट या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? मुहरों से, क्योंकि उसके जो सील्स हैं, मुहर हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से जो हमें मुहर मिले हैं उस पर कुछ ना कुछ इंस्क्राइब्ड है, लिखा हुआ है, और उससे ही हमें उसके लिपि के बारे में कुछ जानकारी मिलता है। लेकिन यह जान लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यहां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है मूर्ति से, खिलौना से, आभूषण से। तो मूर्ति, खिलौना, आभूषण पर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसके सील्स जो मुहर मिले हैं उस पर कुछ लिखा हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है मुहरों से, तो 12 का आंसर सी, 12 का आंसर सी। और 13 नंबर क्वेश्चन है, सैंडर्स हत्याकांड 1928, इसमें सुमेलित जो नहीं है उसको चुनना है। सैंडर्स हत्याकांड 1928, जनरल डायर हत्याकांड 1932, काकोरी कांड 1925, अलीपुर षड्यंत्र कांड 1908। इसमें जो सुमेलित नहीं है वो चुनना है। तो सैंडर्स हत्याकांड 1928 सही है। जनरल डायर हत्याकांड जो 1932 है वो गलत है। जनरल डायर की हत्या 1940 में उधम सिंह ने लंदन में किया था, तो जनरल डायर हत्याकांड 1932 वो गलत है, 1940 होगा। तो 13 का आंसर बी, क्योंकि जो सुमेलित नहीं है वो चुनना है। तो 13 का आंसर बी, जनरल डायर हत्याकांड 1932 लिखा हुआ है, वहां 1940 सही होगा, इसलिए बी हम लोग ऑप्ट करेंगे 13 में। और 14 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न राज्यों में से किसमें से है? तो अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सीट रिजर्व है, यानी आरक्षित क्षेत्र है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में जो रिजर्व सीट है, किसमें है? यहां पर ऐसे भी पूछा है, लेकिन क्वेश्चन रिजर्व टर्म नहीं लगाया, फिर भी आंसर वही होगा। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न राज्यों में से किसमें है? तो ज्यादा ट्राइब किसमें? मध्य प्रदेश में, इसलिए अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट कहां से? मध्य प्रदेश से। तो अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट निम्न राज्यों में से किस में? और रिजर्व वाला भी पूछेगा तो वही होगा, मध्य प्रदेश। तो 14 का आंसर बी। और फिर है 15, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग कब की गई? तो लखनऊ पैक्ट 1916, यानी लखनऊ पैक्ट, ये तो कांग्रेस के दो घटकों का मिलना, जो सूरत फूट के बाद कांग्रेस का फिर से दो घटकों का मिलना, गरम दल और नरम दल का, ये भी लखनऊ के उसके अधिवेशन में हुआ, उसको भी लखनऊ पैक्ट की बात होती है। और मुस्लिम लीग के साथ भी कांग्रेस कुछ मुद्दों पर सहमत होता है, या कांग्रेस के प्रयास से मुस्लिम लीग कुछ मुद्दों पर सहमत होता है, तो इसको भी लखनऊ पैक्ट का ही एक हिस्सा माना जाता है, वो भी लखनऊ पैक्ट का ही एक हिस्सा है। तो कांग्रेस के दोनों घटकों का मिलना तथा मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस की कुछ बातों पर सहमति, ये सम्मिलित, ये पूरी तरह से लखनऊ पैक्ट के तहत जाना जाता है 1916। तो लखनऊ अब है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग कब की गई थी? तो ये 1916 के लखनऊ पैक्ट, यानी लखनऊ अधिवेशन में। तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग 1916 में। तो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस उस स्टेटस को कहते हैं, शासन को उस स्टेटस को कहते हैं कि शासन किसी बाहरी देश का, कहीं पर किसी जगह पर शासन दूर के किसी सरकार का या किसी देश का है, लेकिन शासन वहां पर वहां के संविधान के अनुसार है। शासन बाहरी शक्ति के हाथ में, लेकिन शासन का जो सोर्स है, शासन का जो सोर्स है वहां के लोगों का अपना है, यानी संविधान उसका अपना है। तो संविधान अपना और बाहर का शासन, इस स्थिति को डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। तो 15 का डी। और 16 नंबर है,
बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती व्यवस्था की अनुशंसा की? तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का, और अशोक मेहता समिति दो स्तरीय पंचायती व्यवस्था का। तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का और अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था का अनुशंसा किया था। और यह अशोक मेहता समिति का अनुशंसा ये जनता पार्टी की सरकार जब 1977 में आई थी तो उस समय अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था और उसकी अनुशंसा, और उसके पहले बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा, और वर्तमान में बलवंत राय मेहता समिति वाली अनुशंसा ही लागू है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? त्रिस्तरीय, और इसलिए 16 का आंसर ए होगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है? वो है लैक्टिक एसिड। तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड, मांसपेशियों के ज्वाइंट या बीच में जब लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जो ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट आपका जो बर्न नहीं होता है तो फिर वो फैट के रूप में जमा होता है, तो और उस स्थिति में लैक्टिक एसिड जमा होगा। तो मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट की बात होती है? तो वो है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो 17 का आंसर सी, लैक्टिक एसिड। और 18 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब से? तो 1930 से। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1930। और 1930 में उसको राष्ट्रमंडल खेल नहीं, उसको ब्रिटिश एम्पायर खेल कहा जाता था, और 1958 से उसको राष्ट्रमंडल खेल कहा गया, लेकिन 58 का कोई ऑप्शन नहीं, तो उसके पहले उसको ब्रिटिश एम्पायर खेल कहा जाता था और राष्ट्रमंडल खेल नाम दिया गया उसी को 1958 से। और यहां पर राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1930 कहना सही होगा, 1930। तो 18 का बी। और फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, वो 3 स्टेटमेंट है और ये करंट का है, उसको हम लोग पढ़ते हैं और उसमें चुनना है कि कौन इसमें सही है। संयुक्त राष्ट्र में पदस्थापित 4 प्रसिद्ध राजनयिकों को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण दुनिया बनाने की दिशा में उनके कार्यों और विशेष रूप से अमेरिका में किए गए उनके कार्यों को लेकर द दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट, कूटनीति के ऑस्कर के रूप में प्रतिष्ठित इस पुरस्कार को 2017 में दिवाली फाउंडेशन यूएसए इंक ने शुरू किया। दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2019 से सम्मानित 4 राजनयिकों में कजाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री एवं संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि कैरात अब्दराखमानोव, साइप्रस के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि निकोलस एमिलियो, एस्कोलिया के अस्थायी प्रतिनिधि फ्रांतिस्के रूजिका और यूक्रेन का अस्थायी प्रतिनिधि वीएल चेंको शामिल हैं। अब हम लोग को ये देखना है, करंट क्या बात है ये, कि ये आपका ये इन स्टेटमेंट्स में कौन कौन सही है। तो पहली बात, इसको आप माइन्यूटली पढ़िएगा, ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में पदस्थापित 4 प्रसिद्ध जो एनवॉय हैं, राजनयिक हैं अलग देशों के, उनके सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने की दिशा में प्रयास को लेकर के उन्हें पुरस्कृत किया गया है। और वो पुरस्कार जो है द दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2019 उनको प्रदान किया गया है। और कूटनीति के ऑस्कर के रूप में इसको कूटनीति क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के क्षेत्र में और पॉजिटिव वर्क के लिए इसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक तरह से ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। और इसको कौन फाउंडेशन देता है? दिवाली फाउंडेशन, वो यूएसए का है, तो ये भी सही है। और फिर इन 4 में लोगों का नाम और कौन कहां से बिलोंग करता है वो दिया गया है और वो पूरे फैक्ट सही हैं, इसलिए तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है।
देखिए ये आंसर बताना तीनों का तीनों सही है, आप उसको पढ़िए ढंग से, और वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज के रूप में है और कमिंग एग्जाम में हो सकता है, तो इसको आप पढ़िएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है सना मारिन निम्नांकित किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई है? फिनलैंड की प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री सना मारिन, जो सबसे युवा प्रधानमंत्री सबसे अब तक की सबसे युवा प्रधानमंत्री, तो सना मारिन कहां की? फिनलैंड। और फिर 21 नंबर क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब निम्नांकित में से किसने जीता? क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स 2019 कौन? तो जोजी बिनी टुंजी जो साउथ अफ्रीका की हैं। जोजी बिनी टुंजी को 2019 का मिस यूनिवर्स खिताब मिला। 2019 का मिस यूनिवर्स खिताब जोजी बिनी टुंजी जो साउथ अफ्रीका की। और 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित किस राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन प्रस्तावित है? 2023 का पुरुष विश्व कप भारत में होने वाला है। 2023 में पुरुष विश्व कप भारत में होना निर्धारित किया गया है। और 2023 का पुरुष विश्व कप जो भारत में होगा तो किस राज्य में? तो उड़ीसा में। 2023 का विश्व पुरुष हॉकी कप, पुरुष विश्व हॉकी कप 2023 भारत के उड़ीसा में। तो 22 का आंसर सी। और 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारतीय संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित है। शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित थे और आरंभ में जब संविधान बना उसमें कोई मौलिक कर्तव्य नाम का कोई प्रावधान हमारे संविधान में नहीं था। और भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में क जोड़कर और अनुच्छेद 51 में क जोड़कर प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 से मौलिक कर्तव्यों की संख्या में एक वृद्धि की गई और तब से मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और हम लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये 4 चीज दिया गया है कि 4 में कौन जो एक है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारा का बढ़ावा देना मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना मौलिक कर्तव्य है। और डी है सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। उपाधियों का अंत मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 18 से उपाधियों का अंत और आर्टिकल 17 से अस्पृश्यता का अंत, तो ये नहीं है। तो डी, तो 23 में क्वेश्चन नंबर 23 में जो डी लिखा हुआ है सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए 23 का आंसर डी हुआ। 24 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात का घोषणा कर सकता है या करता है? कर सकता है। वही वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है, वो आर्टिकल 360 वित्तीय आपात का प्रावधान आर्टिकल 360। और 25 नंबर क्वेश्चन, पुनः समझौता महात्मा गांधी का किसके साथ हुआ था? तो पुनः समझौता महात्मा गांधी का डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के साथ हुआ था। तो पुनः समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच का समझौता, तो पुनः समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बीच का समझौता 1932 का पुणे पैक्ट। और फिर आप देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? तो 1829 में सती प्रथा का अंत 1829 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। तो सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से, या उससे राजा राम मोहन राय को जाता है ब्रिटिश अंग्रेजी सरकार को कन्विंस करने के लिए सती प्रथा के विरुद्ध।
तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से एड्रेनलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? अधिवृक्क रस को। तो एड्रेनिल क्या है? तो एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रेट होने वाला यह हार्मोन है। तो एड्रेनलिन को, जिसको हिंदी में लिखा अधिवृक्क रस, एड्रेनलिन को क्या कहेंगे? हार्मोन कहेंगे, एंजाइम कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे कि फैट कहेंगे? तो एड्रेनलिन हार्मोन। तो 27 का आंसर ए। और 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। प्रकाश की सतह पर पड़ के फिर उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस फेनोमेना को, इस घटना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और अपने पथ से विचलित होता है, तो इस फेनोमेना को, इस घटना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इस घटना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश जब उसी माध्यम में की सतह पर पड़कर उसी माध्यम में लौटता है तो उसको परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और माध्यम की सघनता के आधार पर उसका पाथ जब चेंज होता है, तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो 28 का आंसर ए। और फिर 29 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ्स का है, 30 भी मैथ्स, 31 भी मैथ्स। और फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में क्या दर्शा रहा है? यानी इंफीरियर क्वालिटी या इंफीरियर प्राइस वाले कॉमोडिटी या सर्विस की मांग जब अगर किसी उपभोक्ता का बढ़ रहा है, इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि उस उपभोक्ता के इनकम में गिरावट आई है, इनकम कम हुआ है। इनकम जब बढ़ता है तो हाई स्टैंडर्ड का या हाई क्वालिटी का या स्टेटस सिंबल वाला प्रोडक्ट लेने की टेंडेंसी बढ़ती है। और जब इनकम गिरेगा तो आपका जो खर्च की बात है, आप जिस चीज को कंज्यूम कर उसमें कंप्रोमाइज करते हो, और फिर वो क्या होता है कि स्टेटस सिंबल को छोड़ करके या फिर क्वालिटी को भी मजबूरी में छोड़ना पड़ता है और समझौतावादी होकर के लो क्वालिटी या इंफीरियर प्राइस और इंफीरियर स्टेटस वाले गुड्स को लेना पड़ता है। तो अगर कोई उपभोक्ता, कंज्यूमर इस तरह के प्रोडक्ट को खरीदने की टेंडेंसी उसमें बढ़ रही है या वो कैसा कर रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि उस कंज्यूमर के इनकम में गिरावट हो रही है। तो 32 का बी, गिरावट। और 33 नंबर क्वेश्चन है, डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। ये रीट वाला क्वेश्चन है। 5 तरह का रीट होता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट हो गया, अधिकार परीक्षा रीट हो गया, परमादेश रीट हो गया, प्रतिषेध रीट हो गया, उत्प्रेषण रीट हो गया। तो यह है कि जब न्यायालय सार्वजनिक पद पर आसीन किसी अधिकारी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो इस रीट को कौन सा रीट कहते हैं? यह करने के लिए वो आदेश कर रहा है कि आपको ऐसा करना है, इस रीट को कौन सा रीट कहते हैं? जिस रीट के द्वारा न्यायालय, ऊपरी न्यायालय सार्वजनिक पद पर आसीन किसी अधिकारी को गाइडेंस दे रहा है या करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उस रीट को क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं, मैंडमस कहते हैं, मैंडमस रीट। तो यहां आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन था 33, तो 33 का आंसर बी होगा, परमादेश। और 34 नंबर क्वेश्चन है, डैश को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो वैसा कौन सा चीज है? भूकंप, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन। तो इसमें से किसको
सकलन, इसमें से किसको कहा जाता है? इसमें क्या बोलने से, जैसे सैल, मलबा या मिट्टी गिरना या मिट्टी का मलबा, इस तरह का बात इसमें से किस टर्म से पता चलता है? चक्रवात का मतलब आंधी आना, तेजी से आंधी का, यानी लो प्रेशर बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट आया तो उससे चक्रवात हुआ, यानी हवा से रिलेटेड। भूकंप आया तो भूकंप का मतलब कि सरफेस वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेशन आया। बाढ़ का मतलब पानी का बढ़ जाना, पानी का एकाएक पानी का बढ़ जाना, पानी का फ्लो बढ़ जाना, पानी की मात्रा बढ़ जाना, तो या जहां पानी नहीं है उस सरफेस पर पानी आ जाना, तो इसे वो बाढ़ हो गया। अब है भूस्खलन का मतलब क्या है? कि धरातल कहीं से टूट के गिर रहा है, कहीं से टूट गया, गिरा। स्खलन में नीचे तरफ, तो स्खलन का मतलब ये स्खलन कहां से? तो ऊपरी भाग से कहीं से धरातल, सरफेस या कोई चीज टूट के नीचे गिरना, उसको भूस्खलन कहेंगे। हिमस्खलन भी कहेंगे, जब हिम गिर रहा है तो हिमस्खलन, और दूसरा चट्टान या मिट्टी गिर रहा है तो भूस्खलन। तो धरातल का टूट करके डाउनवर्ड्स आना, उसको भूस्खलन बोलते हैं। तो मिट्टी या मलबा ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित, या उसको क्या कहेंगे? तो भूस्खलन। तो 34 का आंसर डी। और 35 नंबर क्वेश्चन है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद कहा जाता है, या हिमनद के द्वारा जो कुछ भी ढो करके लाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो हिमोड़ कहते हैं, मॉरेन कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। जब जल नदी कुछ कहीं से ले करके उसको कैरी करके ले जा रहा है तो उसको जलोढ़ कहेंगे, और हिमनद कहीं से कुछ ला रहा है तो उसको हिमोड़ कहेंगे। तो इसलिए 35 का आंसर हिमोड़ ए, 35 का ए हिमोड़। और 36 नंबर है, फियोफाइसी के सदस्यों को प्राय भूरा शैवाल कहते हैं। तो या आप समझिए भूरा शैवाल को क्या कहते हैं? तो फियोफाइसी या फियोफाइसी के सदस्यों में मुख्य रूप से क्या होता है? तो भूरा शैवाल। फियोफाइसी के सदस्यों में मुख्य रूप से क्या होता है? भूरा शैवाल। और 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ, किसी वस्तु की एक समान रेखीय गति के दौरान समय के साथ नियत रहता है। तो एक समान सरल रेखीय गति, यानी समय के साथ गति वही है, गति में कोई चेंज नहीं है, गति एक समान है, एक समान सरल रेखीय। और क्या है? तो लीनियर है, यानी सरल रेखा पर है, सीधे जा रहा है, कोई वृत्तीय नहीं है। तो एक समान सरल रेखीय जब गति है, एक समान है और सरल रेखीय गति है, तो इसको क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे, दूरी कहेंगे, समय कहेंगे, वेग कहेंगे। तो वेग कहेंगे। तो एक समान वेग यानी वहां पर कोई त्वरण नहीं है। एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग क्या रहेगा? नियत रहता है। या इसको ऐसे तोड़ गए कि एक समान सरल रेखीय गति के दौरान अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सरल रेखा पर एक समान गति से जा रहा है, तो ये क्या है? एक समान गति से जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? समय के साथ। तो उसमें क्या नियत है? एक समान गति के साथ जा रहा है तो समय बढ़ रहा है, लेकिन उसके गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? समय के साथ वेग नियत। समय के साथ वेग नियत। तो 37 का बी। फिर 38 है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितना सेकंड? रेटिना पर जब प्रतिबिंब बन रहता है तो लगभग कितने देर तक उसका प्रभाव रहता है? तो सेकंड के 16वां भाग, यानी 1/16 सेकंड, 1/16 सेकंड। तो डी का हो गया सी। और 39 नंबर क्वेश्चन, डी का सी नहीं, सॉरी, 38 का सी, रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव कितने देर तक? तो सेकंड का 16वां भाग समय, 16वां भाग तक, यानी 1/16 सेकंड तक। तो 38 का आंसर हो गया सी।
और 39 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और, तो कॉपर सल्फेट को लोहा के साथ जब रिएक्ट करें, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। तो कॉपर सल्फेट का आयरन के साथ जब अभिक्रिया होगा तो आयरन सल्फेट और मुक्त हो जाएगा क्या, कॉपर, और कॉपर बनेगा। तो 39 का डी, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। तो 39 का डी। और 40 नंबर क्वेश्चन है, मत्ताचेरी पैलेस कहां स्थित है? मत्ताचेरी पैलेस केरल में, मत्ताचेरी पैलेस केरल में। और उसके बाद आपका मैथ रीजनिंग का 2-3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। उसके 45 नंबर आपका क्वेश्चन है, डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, निम्न में से किसका तार, किसका वायर इस्पात यानी स्टील के वायर से भी ज्यादा प्रबल होता है? तो ऊन, कपास, जूट तो नहीं हुआ, नायलॉन। नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो 45 का डी। और 46 नंबर में आइएगा, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत के द्वारा किसी पदार्थ पर किसी धातु का लेप चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत के द्वारा किसी पदार्थ पर किसी धातु का लेप चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत लेपन, विद्युत लेपन। तो ए हो जाएगा। और 47 नंबर क्वेश्चन है, डैश से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। ये जन्मदर बोल रहा है कि किसी खास समय में, जन्मदर से मतलब, अब आप ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जन्मदर से मतलब समष्टि में जन्मी, समष्टि यानी ग्रुप, यहां देखिए, जन्मदर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। आरंभिक घनत्व से जुड़ती है, मतलब उस एरिया में इतना समय में कितना जनसंख्या वृद्धि, वो जन्म दर हुआ। तो यहां पर 47 का आंसर जन्म दर। और 48 है, डैश प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना जिसके अंतर्गत उन परिवारों को घरेलू एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो एलपीजी कनेक्शन दिए जाने की इस योजना को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? तो घरेलू एलपीजी कनेक्शन देने की योजना। और इसकी शुरुआत 1 मई 2016 से। ये पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब से? तो 1 मई 2016 से। और 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, ये चुनना है। 3 गो कथन है, 3 गो स्टेटमेंट है, तीनों में से 3 फैक्ट है। स्टेटमेंट क्या है? यह 3 फैक्ट है, उसमें से 3 में कौन सही है, कौन सही नहीं है, ये चुनना है। तो इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये बुक का नाम है। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इसके लेखक शशि थरूर दिया हुआ है। जो ये इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम के लेखक शशि थरूर नहीं है, इनके लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये शशि थरूर नाम दिया हुआ है, ये गलत है, एपीजे अब्दुल कलाम होंगे। और फिर एक है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी गलत है क्योंकि ये एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, ये शशि थरूर है, यहां उल्टा कर दिया गया है। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये कलाम साहब की बुक है। और द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ये शशि थरूर की बुक है।
और एक और बुक यहां दिया गया है माई कंट्री माई लाइफ, और उसमें नाम दिया गया है उसके लेखक के रूप में आई के गुजराल का नाम है, लेकिन ये गलत है। माई कंट्री माई लाइफ ये एल के अडवाणी की पुस्तक है। माई कंट्री माई लाइफ ये एल के अडवाणी इसके लेखक हैं। तो ये तीनों का तीनों जिस तरह से अरेंज है गलत है, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3 तीनों। ये फैक्ट जो है ये बुक और राइटर जो मैच कराएगा वो गलत है, इसलिए आंसर इसमें हम लोगों को चुनना था कौन गलत है, तो तीनों गलत है। तो तीनों गलत कहां दर्शाया गया है, डी में, तो 49 का आंसर डी होगा। अब यहां पर एक बार इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, मैं सही अब बोलूंगा, उसको आप ध्यान दें, जो सही राइटर है वो नाम बोला जाएगा। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, एपीजे अब्दुल कलाम। द ग्रेट इंडियन नॉवेल, शशि थरूर। माई कंट्री माई लाइफ, एल के अडवाणी। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुआ? शुरुआत तो मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट या मार्ले मिंटो एक्ट वर्ष 1909। तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन यानी कौम के आधार पर सीट रिजर्व की बात या सेपरेट इलेक्शन की बात सबसे पहले कब? तो 1909 का भारत शासन अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट कहेंगे। उस समय भारत सचिव मार्ले और यहां पर वायसराय मिंटो था, इसलिए दोनों के रिकमेंडेशन पर यह एक्ट सरकार ब्रिटिश सरकार से बन के आया था, इसलिए इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट भी कहते हैं। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट के द्वारा पहली बार मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो यहां पर क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा पहली बार? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। और ये अलग पृथक निर्वाचन को, कम्युनल अवार्ड को और बढ़ाया जाता है 1919 में। अन्य अल्पसंख्यक वर्ग को भी पृथक निर्वाचन का प्रोविजन दिया गया 1919 से। ये बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस के बढ़ते लोकप्रियता और यूनिटी को तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत अंग्रेजों ने ऐसा शुरुआत किया। तो 1909 पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ इसमें कौन थे? तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कालिदास, ये सब गुप्त काल के ही हैं, लेकिन गणितज्ञ के रूप में नाम आएगा, मैथमेटिशियन के रूप में आएगा तो आर्यभट्ट का नाम देंगे। तो आर्यभट्ट, तो 51 का ऐसे आर्यभट्ट का खगोल विद्या में भी योगदान है, और वराहमिहिर खगोल विद्या के बहुत बड़े विद्वान वराहमिहिर। कालिदास साहित्यकार। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन? आर्यभट्ट। तो 51 का आंसर बी। और 52 नंबर, राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन था? तो सुधार आंदोलन तो सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन, लेकिन उनका जो ब्रह्म समाज संस्था थी, ब्रह्म समाज, तो जो भी सुधार आंदोलन चला वो ब्रह्म समाज का आंदोलन, ब्रह्म समाज आंदोलन नहीं, ब्रह्म समाज का आंदोलन। खैर, राजा राममोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन, तो यहां जो लिखा हुआ है उसमें हम लोग बोलेंगे ब्रह्म समाज। तो 52 का डी। और 53 नंबर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया या किसके द्वारा किया गया? तो यहां पर है 53 का ए, मैडम ब्लावर्ट्स्की। और एक और नाम थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक के रूप में कर्नल ऑलकॉट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावर्ट्स्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में भी ब्रांच खुलता है, और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मूवमेंट को चलाने के लिए यहाँ पर जिनको डिप्यूट किया गया और जिनको रखा गया वो एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 53 का ए, मैडम ब्लावत्स्की। और 54 नंबर क्वेश्चन है, विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। विषुवतीय वन, तो ये उष्ण कटिबंध जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसकी ज्यादा डेंसिटी आप कहां? इक्वेटर के पास देखिएगा,
और इक्वेटर के पास इक्वेटोरियल रीजन बोला जाता है। इक्वेटोरियल रीजन 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच सघन उष्णकटिबंधीय वन, सघन उष्णकटिबंधीय वन यानी उसको विषुवतीय वन कहेंगे, काफी सघन, काफी डेंस। और ये जो एरिया है यहाँ सालों उच्च तापमान और सालों हेवी रेन यानी भारी वर्षा और काफी अधिक काफी अधिक आर्द्रता, वायु में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। और इस कारण यहाँ जो वन होता है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। और दूसरी बात विशेषता इस वन की क्या है कि इस वन की लकड़ी हमें बहुत हार्ड होती है, हार्डवुड ट्रीज होते हैं यहाँ पर और काफी लंबे होंगे, काफी हार्डवुड ट्रीज होंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि विषुवतीय वन, विषुवतीय वन मुख्य रूप से लाभदायक किसके लिए है? कृषि के लिए है, जड़ी बूटी के लिए है, खनिज पदार्थ के लिए है कि इमारती लकड़ी के लिए है? तो इमारती लकड़ी के लिए, इमारती लकड़ी के लिए। हार्डवुड ट्री हमने बताया तो इमारती लकड़ी के लिए। तो 54 का आंसर डी, 54 का आंसर डी। और 55 है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो संविधान द्वारा। भारतीय संविधान द्वारा सरकार को वेलफेयर स्टेट के स्थापना के लिए क्या क्या करना चाहिए, लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस बात पर सरकार को सजग रहना चाहिए लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, ये बातें कहां दी गई हैं? राज्य के नीति निर्देशक, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, जो भारतीय संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 है। और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का होना यह संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है और यह दर्शाता है कि संविधान के द्वारा किस तरह के शासन की अपेक्षा है। तो वेलफेयर गवर्नेंस की अपेक्षा है इसका, यानी लोक कल्याणकारी शासन की अपेक्षा करता है हमारा संविधान, लोक कल्याणकारी शासन की अपेक्षा करता है। तो इन अपेक्षाओं को, लोक कल्याणकारी व्यवस्था के लिए जो अपेक्षाएं हैं वो कहां है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत। और यहां पर क्वेश्चन हम लोग का है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? लोकसभा द्वारा, उच्चतम न्यायालय, 42वां संशोधन, संविधान, संविधान द्वारा। तो 55 का आंसर डी। और 56 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? कुछ ही राज्य हैं जहां राज्य विधानमंडल का 2 सदन है। पहले जम्मू कश्मीर था, वो खत्म हो गया। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना। तो यहां पर पूछ रहा है कि किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो केरल में नहीं है। तो 56 का आंसर सी, 56 का आंसर सी। और 57 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज क्या होता है? तो 62 वर्ष। तो हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित वर्ष के अधिवेशन में वंदे मातरम को प्रथम बार गायन किया गया। क्वेश्चन बस ये है, क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया? या कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? तो आंसर है 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन, 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था। 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। और 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन को पहली बार गाया गया। तो वंदे मातरम 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन और जन गण मन 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। अब है 59 नंबर क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 60 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले बिहार के न्यायाधीश, बिहार का पहला व्यक्ति, बिहार के कोई पहले व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बने, तो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बनने वाले बिहार के कौन थे? तो वो नाम है न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। न्यायमूर्ति जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा पहले बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने का श्रेय किस बिहारी को पहली बार मिलता है? पहला बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट का
चीफ जस्टिस बने वो जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। 61 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के राज्य गीत स्टेट सॉन्ग के रचयिता कौन है? तो सत्यनारायण। बिहार के स्टेट सॉन्ग के रचयिता सत्यनारायण है। और एक 62 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है प्रकाश किस किरण में? तो बैंगनी में, नीले में, हरे में, लाल में। तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगा लाल रंग के प्रकाश में, और सबसे कम होता है बैंगनी रंग के प्रकाश में। और 63 नंबर क्वेश्चन है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। किसी एक पौधा पर दूसरा पौधा जो उग जाता है तो वो दूसरा उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? एपीफाइट कहते हैं। किसी पौधा पर जो दूसरा पौधा उग जाए, पौधा पर अगर दूसरा पौधा उग जाए तो वो उग आने वाले उस पौधे को एपीफाइट कहते हैं। और 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? निम्नांकित में कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है, या उत्सर्जन का उत्पाद नहीं है, या पौधों से उत्सर्जन उत्पाद नहीं है? टेनिन, गोंद, लेटेक्स ये पौधे का उत्पाद हो सकता है, यह है यूरिक एसिड पौधा का उत्पाद नहीं है, यह पौधा से नहीं निकलता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड, तो 64 का सी यूरिक एसिड जब भी होगा तो एनिमल किंगडम से होगा, तो यूरिक एसिड। 64 का आंसर सी यूरिक एसिड। और 65 है, निम्नांकित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? कौन सा संरचना बोलिए, या कौन सा ये जो ऑर्गेनल्स है वो मतलब कि सेल का कौन सा ये जो ऑर्गेनल होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा? तो केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, देयर इज नो मेम्ब्रेन। तो उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस होता है। और 66 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो यहां रुधिर ऑक्सीजन युक्त होना यानी कहां जाकर के ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है, ये अगर सेंस है तो फेफड़ा। तो ब्लड कहां जाकर के ऑक्सीजन प्राप्त करता है या ऑक्सीजन युक्त होता है, तो ये हो गया फेफड़ा। और 67 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित युग्म नहीं है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? साल्मोनेला कुष्ठ, प्लाज्मोडियम मलेरिया, टिनिया सोलियम टिटिनियसिस और पैराथॉर्मोन ऑस्टिपोरोसिस। तो इसमें देखिएगा ये जो साल्मोनेला कुष्ठ बोला गया है, ये साल्मोनेला कुष्ठ के साथ सुमेलित नहीं है। यहां माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कुष्ठ के लिए उत्तरदायी होता है। माइक्रो या कुष्ठ होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से, और बाकी सब सुमेलित है। तो कुष्ठ के साथ माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कुष्ठ। तो 67 का ए आंसर होगा, जो सुमेलित नहीं है वही चुनना था, तो ए। और 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है, यानी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट है? इसमें कौन सा गैस जो है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एक रेंज के बाद पॉल्यूटेंट के रूप में होता है, और सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट के रूप में नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड का फायदा भी है, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तभी जाकर फोटोसिंथेसिस की बात होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए आपका पृथ्वी के पास में एडिक्वेट टेम्परेचर बना हुआ है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने पर वो पॉल्यूटेंट के रूप में हो जाता है, लेकिन सामान्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को पॉल्यूटेंट नहीं। और
साइड पॉल्यूटेंट है। तो निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो 68 का सी। और 69 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व क्या होता है? हड्डी में मुख्य रूप से क्या जमा होता है? सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है। तो हड्डी कैल्शियम, कैल्शियम की कमी, तो हड्डी में मुख्य रूप से क्या? कैल्शियम। तो हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व क्या होता है? तो कैल्शियम। तो 69 का आंसर डी। और उसके बाद मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। और उसके बाद आप आइए 84 नंबर क्वेश्चन पर। 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर पर जो क्वेश्चन है, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो तराइन का युद्ध ही हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो प्रथम में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था और दूसरे में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया? तो तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया, पराजित किया। और 85 नंबर क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी। लोदी वंश का दूसरा शासक सिकंदर लोदी। लोदी वंश का दूसरा शासक सिकंदर लोदी। तो पहले बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर स्थापित कराया 1504 में। और सिकंदर ने अपनी राजधानी भी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। सिकंदर लोदी ने राजधानी भी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया और आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा कराया गया था। तो आगरा शहर की स्थापना किसने कराया? सिकंदर लोदी। तो 85 का आंसर डी हुआ। 86 नंबर क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि थल सेना और जल सेना के जो कमीशन रैंक है तो उसको सुमेलित करना है, कौन किसके बराबर। तो और इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसको पहचान करना है। तो थल सेना का ब्रिगेडियर जो होता है वो नौसेना जल सेना के कोमोडोर के इक्विवेलेंट होता है, एकदम सही है। कैप्टन जो होता है, थल सेना का कैप्टन जो होता है वो नेवी के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। यानी थल सेना में तो लेफ्टिनेंट के ऊपर कैप्टन होता है, लेकिन वहां पर कैप्टन ऊपर का हो गया तो वहां का कैप्टन, तो फिर से सुनेंगे, थल सेना का कैप्टन नेवी के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। और थल सेना का मेजर जो होता है उसके इक्विवेलेंट नेवी में कमांडर नहीं होता है, वो गलत है, लेफ्टिनेंट कमांडर होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर के बाद कमांडर एक ऊपर का हो जाएगा। तो यह लेफ्टिनेंट कमांडर, तो कमांडर लिखा हुआ है वहां लेफ्टिनेंट कमांडर होना चाहिए, यही सुमेलित नहीं है। तो थल सेना के मेजर से सुमेलित किया गया है कमांडर का, वो गलत है, वहां लेफ्टिनेंट कमांडर होगा। और थल सेना का मेजर जनरल बराबर होता है रियर एडमिरल नौसेना का। तो देखिए यहां पर थल सेना, जल सेना और वायु सेना के जो कमीशन रैंक्स हैं वो कौन किसके बराबर है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे थल सेना में कमीशन जो शुरू होगा लेफ्टिनेंट से, पहले सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरू होता था, और थल इसी के लिए वो खत्म किया गया, इक्वल कमीशन रैंक इक्वल करने के लिए। तो थल सेना में लेफ्टिनेंट हो गया, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन हुआ, कैप्टन के बाद मेजर हुआ, मेजर के बाद जाकर के फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद कर्नल होता है, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर होता है, ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल होता है, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल होता है और तब जाके जनरल होता है। उसी तरह से नौसेना में उसी तरह से। तो ये तीनों का रैंक आप करके और इक्विवेलेंट अपना एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जब पूछना शुरू हुआ, पहले एनडीए सीडीएस में तो पूछता था, तो ये संभावना है, तो इसको लिस्ट बना करके कर लीजिए। अब 87 नंबर क्वेश्चन है, इधर पुस्तक है इधर लेखक है। तो पुस्तक में हाफ ए लाइफ पुस्तक किसका लिखा हुआ है? तो बीएस नैपाल का। और फिर वर्शिपिंग फॉल्स गॉड ये किसका लिखा हुआ है? अरुण शोरी का। और अग्नि की उड़ान ये किसका है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का। और जीत आपकी ये इसके राइटर कौन है? शिव खेड़ा।
तो एक तरफ 4 पुस्तक है और 5 लेखक दिया हुआ है और मिलाना है, तो ये 3 1 4 2 बना, 3 1 4 2 बना, और 3 1 4 2 वाला ऑप्शन हमारा सी है, तो 87 का आंसर सी हुआ। तो हाफ ए लाइफ के राइटर बी.एस. नैपाल, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड के राइटर अरुण शोरी, अग्नि की उड़ान के राइटर एपीजे अब्दुल कलाम, जीत आपकी पुस्तक के राइटर शिव खेड़ा। और 88 नंबर पर आते हैं, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? उत्तर अमेरिका में, उत्तर मैंने यानी उत्तर अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका महादेश में, उत्तरी अमेरिका महादेश में शीतोष्ण घास का मैदान, वहां शीतोष्ण ही होगा क्योंकि उष्ण के तो ऊपर है, तो उत्तरी अमेरिका महादेश में घास के मैदान को, शीतोष्ण घास के मैदान को, उत्तरी अमेरिका महादेश में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वहां प्रेरी कहा जाता है, प्रेरी। तो उत्तर अमेरिका महादेश में शीतोष्ण घास के स्थल को क्या कहते हैं? प्रेरी, जो 88 का ऑप्शन ए पर है, तो ए आंसर हुआ। उसके बाद है आपका ऑप्शन में पंपास है, डाउन्स है, स्टेपी है, तो पंपास हो गया साउथ अमेरिका में पंपास, अर्जेंटीना के पास, पंपास घास का मैदान साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना के पास, और डाउन्स जो है वो घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया का है, और स्टेपीज जो घास का मैदान है वो यूरोप का है। तो स्टेपीज यूरोप, पंपास साउथ अमेरिका, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, और प्रेरी नॉर्थ अमेरिका। फिर 89 नंबर में आते हैं, एक तरफ कला है, मैंने लोकल कला, लोक कला लिखा हुआ, और एक तरफ राज्य। मेहंदी लोक कला यानी मेहंदी रचाने लगाने का जो कला है, अब तो सब जगह स्प्रेड कर, लेकिन ये मूल रूप से कहां? मेहंदी लोक कला, मेहंदी से कलाकारी, मेहंदी लोक कला, ये कहां का है? तो राजस्थान का। रंगोली जो कला है ये कहां का? तो महाराष्ट्र का। गोदना जो कला है वो बिहार का, और चौक पूरन कला जो है वो उत्तर प्रदेश का। तो ये अरेंज्ड वे में लिखा हुआ है। तो मेहंदी राजस्थान, रंगोली महाराष्ट्र, गोदना बिहार, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश। और इस तरह से ऑप्शन आपका ए बन रहा है, 1 2 3 4 ऑप्शन ए बन रहा है। और फिर 90 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम? केंद्र शासित प्रदेश में, किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम? लिंगानुपात सबसे कम का मतलब कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कम, तो लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात क्या है? तो 1000 पुरुष प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिला, प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिला, तो महिला की संख्या को ही बताया जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात कहां? तो दमन एंड दीव में 2011 के जनगणना के अनुसार। फिर निम्नांकित में किसका जन्मदिन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? किसका जन्मदिन डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? वो ऑलरेडी डॉक्टर भी थे और बाद में पॉलिटिशियन भी, और वेस्ट बंगाल के वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे, वो डॉक्टर विधान चंद्र राय जो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री। तो किसका जन्म दिवस डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है। तो 91 का बी। और 92 नंबर क्वेश्चन है, कुछ ताप विद्युत परियोजना लिखा हुआ है, ताप विद्युत परियोजना जगह के नाम पर, ताप विद्युत परियोजना का नाम, और एक तरफ कि किस राज्य से संबंधित है ये बताना है। और इसमें पूछ रहा है कौन सा जोड़ा सही है। इसका मतलब 4 गो में 3 गो तो सही नहीं है, एक ही सही है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं और सही का भी नाम लेंगे। कोरबा, तो कोरबा ताप विद्युत परियोजना जो उत्तर प्रदेश दिया गया है गलत है। कोरबा ताप विद्युत परियोजना छत्तीसगढ़ में, रामगुंडम ताप विद्युत परियोजना तमिलनाडु दिया गया है गलत है, वो तेलंगाना में, और तलचर ताप विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश दिया गया है वो गलत है, उड़ीसा में, और कावास ताप विद्युत परियोजना गुजरात में। तो यहां पर सही एक ही है जो दिया हुआ है, कावास गुजरात। तो 92 का आंसर डी होगा। और ऐसे एक बार सही रूप में हम लोग पढ़ते हैं, कोरबा छत्तीसगढ़, रामगुंडम तेलंगाना,
तलचर उड़ीसा, कवास गुजरात। और 93 नंबर क्वेश्चन नंबर 93, ओलंपिक पद जीतने वाली सबसे पहली महिला खिलाड़ी कौन? ओलंपिक पद जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला, भारत की किस महिला ने सबसे पहले ओलंपिक में कोई पद जीता? पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, अश्विनी नेचप्पा कि उषा सचदेव? तो सबसे पहली भारतीय महिला जो ओलंपिक में मेडल जीती वो कर्णम मल्लेश्वरी, और ये भारोत्तोलन के क्षेत्र से कर्णम मल्लेश्वरी। पहली भारतीय महिला जो ओलंपिक में मेडल जीती वो कर्णम मल्लेश्वरी, भारोत्तोलन में इनको कांस्य पदक मिला था वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में। वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक हासिल की थी कर्णम मल्लेश्वरी, और उसके पहले किसी भारतीय महिला ने ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीता था। और नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहां पर है? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला मैंने फिजिक्स का, नेशनल फिजिक्स लैब या जो हो, तो भारतीय भौतिकी प्रयोगशाला कहां पर है? नई दिल्ली में। तो 94 का ए और 95 नंबर क्वेश्चन। इधर कुछ पुरस्कार है और उधर ईयर दिया हुआ है, यानी कौन सा पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ ये हमें अरेंज करना है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 दिया हुआ है, सही है। फिल्म फेयर पुरस्कार 1952, ये भी सही है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से शुरू हुआ, ये भी सही है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से शुरू हुआ, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 बनेगा और ये ऑप्शन बी पर है, तो 95 का आंसर बी हुआ। फिर से हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 से, फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत 1952 से, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 से और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से। अब 96 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। और 97 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र यानी वेनस। और 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गेंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो किस अभयारण्य में गेंडा संरक्षण परियोजना, गेंडा के संरक्षण के लिए कौन सी अभयारण्य को जाना जाता है? गेंडा के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य को जाना जाता है? तो वो अभयारण्य है काजीरंगा अभयारण्य, असम में। काजीरंगा अभयारण्य किस बात के लिए? तो गेंडा संरक्षण के लिए काजीरंगा अभयारण्य असम में। तो 98 का सी। और 99 नंबर क्वेश्चन है, एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? बैंकॉक में। तो 99 का बी। और 100 नंबर क्वेश्चन है, 100वां पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100th जो है, माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है? सबसे युवा भारतीय जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचा वो है अर्जुन वाजपेयी। तो सबसे युवा भारतीय जो माउंट एवरेस्ट को फतह किया वो अर्जुन वाजपेयी। और इस तरह से सेट नंबर 15 के जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया। फिर अगले सेट के साथ थैंक यू।